गुड मॉर्निंग बच्चों। काफ़ी लंबी छुट्टी हो गई, 2 से 3 दिन का गैप हो गया। आगे हम कंटिन्यू करते हैं। नाइट्रोजन फैमिली हम पढ़ रहे हैं। नाइट्रोजन फैमिली में नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन फैमिली में बहुत सारे सदस्य हैं। नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है और बिस्मथ है। ये है नाइट्रोजन फैमिली। इस नाइट्रोजन फैमिली में हमने नाइट्रोजन को क्या कर लिया, पढ़ लिया। हमें दो ही एलिमेंट्स को पढ़ना है, नाइट्रोजन और फास्फोरस को। यही हमारे कोर्स में भी है, ठीक है। नाइट्रोजन और फास्फोरस को पढ़ना है हमने। नाइट्रोजन को क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। अब इसको अच्छे से आप प्रिपेयर करें, लर्न करें, ताकि इस पर आधारित जो भी सवाल आए वो आप अच्छे से कर सकें, बोर्ड एग्जाम में आपसे छूटे ना। अब जो अगला जो हमें पढ़ना है, फास्फोरस को पढ़ना है। आया बच्चों समझ में? अब आगे जो हमें पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, फास्फोरस। अब फास्फोरस की फिर से हम क्या करेंगे, जैसे नाइट्रोजन की जनरल प्रॉपर्टीज पढ़े थे, फास्फोरस को भी थोड़ा बहुत इसकी जनरल प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। आया समझ में? फिर इसके क्या कंपाउंड्स हैं, इसके कौन से कंपाउंड्स हैं। जैसे हमने नाइट्रोजन के कंपाउंड्स अमोनिया और क्या पढ़ाया, नाइट्रिक एसिड। ये दोनों इंपॉर्टेंट थे और आपके सिलेबस में यही दोनों हैं। इनको हमने पढ़ा दिया, आपको इनकी प्रॉपर्टीज से लेकर इनको बनाने तक सारी चीज़ों को अच्छे से पढ़ाया। अब फास्फोरस को क्या आपके कोर्स में इसकी जनरल प्रॉपर्टीज, इसके कंपाउंड्स क्या है, जैसे आप इसके कंपाउंड्स को पढ़ाएंगे फास्फीन, और इसकी केमिकल रिएक्शंस वगैरह सारी चीज़ें हम बताएंगे। तो आगे जैसे आपने लिखा है आपके ब्लैक बोर्ड पे फास्फोरस, इसी को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो इसके कुछ जनरल पॉइंट्स हम पढ़ लेते हैं। इसमें सबसे पहले इसका जनरल पॉइंट जो है वो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, आइए देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हमने सीख लिया है यहाँ पर पीरियोडिक टेबल में, फिर से यहाँ पर करते हैं। अब जो है फास्फोरस में आप देखें कि इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनों का अरेंजमेंट, ये किस शेल में कितना है या किस सब शेल में कितना कितना रखे गए हैं, कितने कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे। यही होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि फास्फोरस के पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जिस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर जो होता है वो क्या होता है, उसके प्रोटॉनों की संख्या को बताता है। जिस एलिमेंट का, ध्यान से सुनिए, जिस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर जो होता है वो उसके न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट प्रोटॉनों की संख्या को बताता है। न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट प्रोटॉनों की संख्या को बताता है। अब मैं अगर देखिए, अगर मैं किसी एटम का स्ट्रक्चर बनाऊं तो सबसे अंदर जो होता है, जब सबसे सेंटर में होता है वो क्या होता है, न्यूक्लियस। और इस न्यूक्लियस के अराउंड क्या होते हैं, इसके शेल होते हैं, या आप हिंदी में अगर होते हैं इसके कोष होते हैं। इस न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की हम चर्चा नहीं करते, प्रोटॉन होते हैं, इसलिए हम इसको, प्रोटॉन पर चार्ज पॉजिटिव होता है इसलिए हम इसको प्लस के रूप में न्यूक्लियस को दिखा देते हैं। इसी न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉनों की जो संख्या होती है वही उसका एटॉमिक नंबर होता है। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना होगा, 15। यानी इस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉनों की संख्या कितना है, 15। अच्छा, अब इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन होगा, इसके शेल के, इसके चारों तरफ क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, चार्ज नेगेटिव। जितना प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है उतना इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। और नेगेटिव आप जानते हो, नेगेटिव और पॉजिटिव क्या करते हैं, एक दूसरे को खींचते हैं। ये इसको खींचेगा, ये इसको खींचेगा। दोनों की अगर ताकत बराबर होगी तो दोनों एक फिक्स पोजीशन पर होंगे। आया समझ में? अब बात होती है कि इसके अराउंड कितने इलेक्ट्रॉन हैं। जब भी बेटा इस तरीके से कोई एलिमेंट लिखा रहे, जैसे यहाँ पर मान लीजिए क्या है, हाइड्रोजन, उसके बाद क्या आता है, हीलियम, उसके बाद लिथियम, ऐसे आप रटे होते हैं, ठीक है। रटने का तरीका बहुत कुछ है, तो आप इस तरीके से रटे होते हैं। हाइड्रोजन का आप एटॉमिक नंबर 1, यानी इसको एटॉमिक नंबर वाइज रटे होते हैं, इसका 2 और इसका 3। जब भी कोई एलिमेंट इस तरीके से हो, इस पर कोई चार्ज ना हो, जैसे लिथियम है, इसके नीचे क्या होगा, सोडियम होगा, इसके नीचे क्या होगा, पोटेशियम होगा। ये देखिए, आप इस पर किसी पर चार्ज देख रहे हैं, नहीं, इस पर किसी पर भी चार्ज नहीं होगा, यानी ये कैसे हैं, न्यूट्रल है, यानी उदासीन है, इस पर कोई चार्ज नहीं है।
चार्ज क्या है, जैसे ये सोडियम है, इस पर मैं +1 लिख दूं तो Na+ यानी सोडियम आयन, ये K+, इस पर एक चार्ज आ गया, ये क्लोराइड Cl- क्लोराइड। तो तमाम प्रकार के चार्ज आप देख सकते हैं, तमाम प्रकार के आयन देख सकते हैं। तो ये एलिमेंट जो है वो न्यूट्रल है, इस पर कोई चार्ज नहीं है। जब भी बेटा एलिमेंट न्यूट्रल हो तो याद रखना कि उस एलिमेंट के न्यूक्लियस में जितना प्रोटॉन होंगे उसके अराउंड उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। मान लीजिए न्यूक्लियस के अंदर कितने, एक प्रोटॉन है और उसके बाहर एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या होगा भाई, न्यूट्रल होगा। ठीक है, क्योंकि जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव दोनों एक दूसरे के प्रभाव को क्या करेंगे, खत्म कर देंगे और न्यूट्रल हो जाएगा। यानी ये क्या है आपके पास, हाइड्रोजन। आया समझ में? तो जो भी न्यूट्रल स्पीशीज लिखी जाती हैं वो न्यूट्रल स्पीशीज में जितना प्रोटॉन होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है। यानी हमें रटा होता है क्या, एटॉमिक नंबर, वही एटॉमिक नंबर हम लिख देते हैं इलेक्ट्रॉन। वजह क्या है आप जान पाए? अगर चार्ज हो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरीके से आप नहीं लिख सकते। फास्फोरस पर अगर मैं P-3 लिख दूं चार्ज, तो आप 15 करके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो गलत हो जाएगा। तो पहले P-3 में क्या करो आप, -3 क्यों हुआ ये देखो कि -3 तभी हो सकता है जब इस पर 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गए होंगे। जब इस पर 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गए होंगे तभी ये -3 हुआ होगा। यानी 15 पहले से थे, 3 और आगे कितना हो गया, 15 3 18। अब 18 का आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो अगर P-3 का लिखना है तो। खैर हमें यहाँ पर फास्फोरस की बात करना है, न किसी और की, न तो इसके आयन की। फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15, तो इसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर 15 प्रोटॉन और इसके अराउंड कितना, 15 इलेक्ट्रॉन। इन्हीं का इलेक्ट्रॉन का हम अरेंजमेंट ही लिख देते हैं, इसी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। 1s2 2s2 2p6 10 हो गया, 3s2 और 3p कितना हो गया, 3। ये 3 p पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन p पर खत्म हो रहा है, यानी ये p ब्लॉक के एलिमेंट है। जाहिर सी बात है कि नाइट्रोजन और फास्फोरस p ब्लॉक के एलिमेंट है। अब इसका ग्रुप पता करना है तो नंबर ऑफ लास्ट p प्लस नंबर ऑफ लास्ट s जोड़ दो, वही आएगा उसका ग्रुप। तो लास्ट p और लास्ट s अगर आप जोड़ोगे तो 3 2 5, यानी ये 5th a में आते हैं। आया समझ में? तो इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। और ये जो सबसे sp-df से पहले जो सबसे बड़ा नंबर होता है बेटा, ये देखिए sp आगे चलोगे तो d भी आएगा, आगे चलोगे तो f भी आएगा। तो sp-df से पहले देखिए 1 2 2 3 3 4 5 इस तरीके से नंबर भी आता है। तो sp-df से पहले जो सबसे बड़ा नंबर होता है वो उसके लास्ट सेल को बताता है। किसको बताता है? लास्ट सेल, यानी बाह को उसको बताता है। आया समझ में? अब जैसे मैं फास्फोरस का अगर इसकी संरचना बनाऊं तो फास्फोरस का क्या हो गया, न्यूक्लियस, इसमें कितना प्रोटॉन होंगे, 15। इसके अराउंड 15 मुझे क्या लिखने हैं भाई, इलेक्ट्रॉनों का अरेंजमेंट करना है। तो ये पहली कोष, पहला नंबर बताता है कि पहली कोष जिसमें s है और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन, ये देखिए मैं 2 इलेक्ट्रॉन को भर देता हूँ। आगे जो 2 2 बताता है, ये बताता है कि दूसरी साइड जिसमें s भी है और p भी है, s के भी इलेक्ट्रॉन है और p के भी इलेक्ट्रॉन है। ये देखिए दूसरी सेल में बना दे रहा हूँ, दूसरी कोष में बना दे रहा हूँ। इसमें s और p दोनों यानी 6 2 8 इलेक्ट्रॉन को मुझे भरना है। तो आप 8 इलेक्ट्रॉन ये देखिए हो गए आपके पास। हालांकि ये सारी चीजें मुझे नहीं बतानी चाहिए, सारी चीजें आपको आती हैं उम्मीद करता हूं। और ये तीसरी सेल भी बनाना है मुझे, और तीसरी सेल ये बताती है कि उसमें s के भी इलेक्ट्रॉन है और p के भी इलेक्ट्रॉन है। लेकिन अब की बार देखिए s के 2 इलेक्ट्रॉन है और p के कितने इलेक्ट्रॉन है, 3, यानी 3 2 5। अब के 8 नहीं भरेंगे, कितने भरेंगे, 5 इलेक्ट्रॉन, 2 तो 4 और 1 5। यही क्या है, इसको आप बोलते हो कि आउटर मोस्ट सेल। क्या बोलते हो, आउटर मोस्ट सेल बोलते हो, या हिंदी में इसे बाह्य कोष बोलते हो, या आउटर मोस्ट सेल के अलावा इसको क्या बोलते हो, वैलेंस सेल। इसको क्या बोलते हो, वैलेंस सेल। यानी इस सेल में ऐसे इलेक्ट्रॉन होते हैं जो किसी दूसरे एटम से क्या करेंगे, बॉन्ड बनाएंगे। तो जो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन होते हैं यही क्या कराते हैं, यही बॉन्ड बनाते हैं। देखिए
इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 5 इलेक्ट्रॉन। आया समझ में? पूछ सकते हैं कि फास्फोरस के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन। आप ये नोट कर लीजिए, इससे ज्यादा और कुछ नहीं पढ़ाना। अगला जो पॉइंट है आपका, दूसरा जो पॉइंट है जनरल पॉइंट्स में, फास्फोरस की उपलब्धता, यानी हमारे इस धरती पर फास्फोरस कितना पाया जाता है और किस रूप में पाया जाता है, ये हम देखेंगे। फास्फोरस को किस रूप से हम इसको प्यूरिफाई करते हैं, शुद्धिकरण करते हैं, ये सारी चीजें हम इसमें देख लेते हैं। फास्फोरस की उपलब्धता, तो देखिए आगे क्या लिखा है। फास्फोरस प्रकृति में संयुक्त अवस्था में मिलता है, संयुक्त अवस्था में पाया जाता है। इसके कुछ खनिज अथवा अयस्क निम्नलिखित हैं। इसके कुछ खनिज अथवा अयस्क निम्नलिखित हैं, ये इंपॉर्टेंट है। फास्फोरस प्रकृति में संयुक्त अवस्था में, यानी आप जो फास्फोरस ये पढ़ रहे हो पी, ये पी के रूप में नहीं होता, ये अपने किसी कंपाउंड के रूप में होता है, किसी आयन के रूप में होता है, अपने किसी लवण या साल्ट के रूप में होता है। आया समझ में? इसलिए हम इसको कहते हैं कि फास्फोरस जो है प्रकृति में संयुक्त अवस्था में पाया जाता है। इसके कुछ खनिज अथवा अयस्क निम्नलिखित है। खनिज शब्द आता है, खनिज और अयस्क, ये क्या चीजें हैं? खनिज के बारे में तो आप जानते हो, जिसे आप इंग्लिश में मिनरल्स बोलते हो, ठीक है। ये तत्व जो है नेचर में या कहें कि प्रकृति में अपने साल्ट या लवण के रूप में पाए जाते हैं, उसे खनिज कहते हैं, जो जमीन के अंदर होते हैं। और अयस्क किसे कहते हैं? ऐसे खनिज जिनको आसानी से और कम लागत में उससे प्यूरिफाई किया जा सके। जैसे आप फास्फोरस को ही पढ़ रहे हो, फास्फोरस जमीन में अपने किसी कंपाउंड के रूप में है, प्राकृतिक रूप से किसी जमीन में किसी कंपाउंड के रूप में है, किसी यौगिक के रूप में है। आप उस यौगिक से सिर्फ फास्फोरस को अलग करना चाह रहे हो, प्यूरिफाई करना चाह रहे हो, तो कैसे करोगे आप प्यूरिफाई? आप ऐसा तो नहीं कि आपके पास कोई ऐसा कंपाउंड है जिसको प्यूरिफाई करने के लिए बहुत ज्यादा पैसा लग गया और प्यूरिफाई किए तो बहुत थोड़ी सी मात्रा में, तो ऐसे खनिज को हम अयस्क नहीं बोल सकते। अयस्क भी क्या है भाई? खनिज है। अयस्क भी क्या है? खनिज। लेकिन हम उन खनिज को यूज करते हैं कंपनियों में निकालने के लिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा हमें जो तत्व निकालना है, प्यूरिफाई करना है, वो ज्यादा से ज्यादा मिले और कम लागत मिले। ऐसे खनिज जिससे तत्वों को प्यूरिफाई करने के लिए, जिससे तत्वों को शुद्धिकरण करने के लिए, निकालने के लिए कम लागत और ज्यादा मात्रा में प्राप्त हो, ऐसे खनिज को ही अयस्क बोलते हैं। तो क्या सारे खनिज जो है वो अयस्क हैं? नहीं, सारे खनिज अयस्क नहीं है। ऐसे खनिज जिससे तत्वों को निकालने में आसानी हो, कम लागत लगे, ज्यादा निकले, उनको क्या बोलेंगे? अयस्क बोलेंगे। क्या सभी अयस्क खनिज होते हैं? यस, अयस्क अगर हैं तो वो क्या होंगे? खनिज होंगे। आया समझ में? अब देखते हैं कि यहाँ पर कुछ अयस्क जो आपको दिए गए हैं, फास्फोरस के कुछ जो है खनिज दिए गए हैं, उनके नाम देखिए, कुछ लिखे हुए हैं। फास्फेराइट, क्लोरएपेटाइट और फ्लोरएपेटाइट। इसके नाम के साथ साथ इसका फार्मूला आपको रटा होना चाहिए, एग्जाम में आता है कि बताइए फास्फोरस के किन्हीं 2 फास्फोरस के अयस्क का नाम तथा सूत्र लिखिए। बहुत इंपॉर्टेंट है और आता है 1 से 2 नंबर का सवाल आता है। जरूरी नहीं कि इसके कंपाउंड पूछ ले कि सचित्र वर्णन कीजिए, आसान से सवाल आते हैं। अगर आपको याद है तो 1 से 2 लाइन में आपके नंबर पक्के हो जाते हैं। ये ऐसे नंबर हैं जिसमें आपका नंबर कटता नहीं है, ये ऐसे क्वेश्चंस हैं। तो फ्लोरएपेटाइट, क्लोरएपेटाइट और फास्फेराइट, ये कुछ आपके, ये देखिए खनिज भी है और साथ ही साथ ये अयस्क हैं। यानी इनसे जो है फास्फोरस का निष्कर्षण किया जाता है, फास्फोरस को प्यूरिफाई किया जाता है। अब देखिए तत्वों का निष्कर्षण एक चैप्टर था आपके 12th में, उसको क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। और वहीं पर मुझे खनिज और अयस्क की डिफिनेशन भी लिखानी थी, वो भी अब मुझे नहीं पढ़ाना है, लेकिन मैं बता दी हूँ, आपके काम होगा। फास्फेराइट, इसका सूत्र क्या है? CA3PO4 का होल 12। अगर आप इसको मिलाकर पढ़ना चाहें तो क्या होगा? ये कैल्शियम फास्फेट। और ये देखिए बहुत आसान है इसको रखना। ये देखिए क्लोरएपेटाइट, ये भी कैल्शियम फास्फेट है। फ्लोरएपेटाइट, ये भी कैल्शियम फास्फेट है। बस क्लोरएपेटाइट में देखिए क्या आता है? क्लोरीन। क्लोरएपेटाइट में क्लोरीन आता है, इसलिए डॉट लगाकर CaCl2 यानी कैल्शियम क्लोराइड भी लगा देते हैं डॉट लगाकर। फ्लोरएपेटाइट, यहाँ पर फ्लोरीन आ रहा है,
सेम वैसे ही होगा, जो सूत्र यहाँ पर है वो यहाँ पर भी होगा, बस यहाँ डॉट लगाकर कैल्शियम फ्लोराइड भी लगा देते हैं। तो आपको अगर पता रहे कि फास्फोरस का जो है अयस्क उसका सूत्र क्या है, मेन फास्फेराइड, अगर आप रट लें तो ये तीनों के आपको याद हो जाएंगे। CA3PO4 का होल ट्वाइस, कैल्शियम फास्फेट अगर आप याद कर लो तो सूत्र याद बनाना आपको आ जाएगा। देखिए कैसे, अगर आपको कैल्शियम फास्फेट याद है कि फास्फेराइड का सूत्र कैल्शियम फास्फेट होता है, तो कैल्शियम पर चार्ज कितना होता है बेटा 2, और फास्फेट पर चार्ज कितना होता है, फास्फेट आयन पर चार्ज कितना होता है, PO4 चार्ज -3। नहीं पता तो आज रट लो। आप जानते हो कि सल्फेट पर चार्ज कितना होता है, SO4 सल्फेट आयन, SO4 चार्ज -2, ठीक है। इसी तरीके से फास्फेट पर चार्ज कितना होता है, PO4 चार्ज -3। अब हमने कहा कि ये रिजल्ट है, देखिए ये जो इसका चार्ज है इसका नंबर बन जाएगा, ये जो इसका चार्ज है इसका नंबर बन जाएगा। अब देखिए Ca जो है वो कितना हो गया, मुझे कितना लिखना है 3, Ca3, और इसका नंबर कितना है, वो इसका नंबर लगाना है। तो चूंकि इसमें भी नंबर आ रहा है तो इसको हम क्या कर देते हैं, ब्रैकेट में कर देते हैं, और ये जो मेन नंबर है यहाँ लिख देते हैं। ये देखिए सूत्र बन गया, यहाँ पर चार्ज है, यहाँ पर चार्ज नहीं है, क्योंकि ये चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, न्यूट्रल करते हैं। आया समझ में? तो अगर आपको नाम याद है तो आप इसका फार्मूला भी बना सकते हैं। मेन जो आपका अयस्क है ये फास्फेराइड है, और यही वो अयस्क है जिसको ज्यादातर फास्फोरस को प्यूरिफाई इसी फास्फेराइड से किया जाता है। तो याद हो गया, कैल्शियम फास्फेट क्या है भाई, फास्फेराइड कहते हैं, फास्फेराइड अयस्क। और जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, अच्छा CA3PO4 डॉट CaCl2 क्या है, क्लोरएपेटाइट, CA3PO4 का होल ट्वाइस डॉट CaF2 क्या है, फ्लोरएपेटाइट। ये आप रख लें, ठीक है। ये दूसरी प्रॉपर्टी भी, ये दूसरा पॉइंट भी खत्म हुआ। आगे देखते हैं क्या है तीसरा पॉइंट जो है आपका, फास्फोरस के अपरूप। अपरूप का मतलब जो है कई रूप, ठीक है, एलोट्रॉप्स जिसे बोलते हैं इंग्लिश में, एलोट्रॉप्स। तो फास्फोरस के कई रूप होते हैं, ये कई रूप में पाया जाता है फास्फोरस। तो फास्फोरस के मुख्य 3 मुख्य अपरूप होते हैं, 3 मुख्य जो है इसके एलोट्रॉप्स होते हैं। इनमें से सबसे पहला है व्हाइट या येलो फास्फोरस। व्हाइट या येलो फास्फोरस, इसको व्हाइट फास्फोरस भी बोलते हैं और येलो फास्फोरस भी बोलते हैं। दूसरा जो है वो रेड फास्फोरस, सबसे स्टेबल फास्फोरस कहा जाता है, रेड फास्फोरस। और जो तीसरा जो है वो ब्लैक फास्फोरस है। ये 2 इंपॉर्टेंट हैं और इसी को हम लोग पढ़ते हैं, व्हाइट फास्फोरस और रेड फास्फोरस। ब्लैक फास्फोरस बहुत कम पढ़ते हैं। आइए देखते हैं कि क्या क्या चीजें इसके बारे में लिखी गई है। फास्फोरस की वाष्पों को शीघ्रता पूर्वक ठंडा करने पर, फास्फोरस को आप गरमा रहे हो, ये भाप बन रहा है, भाप को आप इसको बहुत जल्दी ठंडा करोगे तो आपको क्या मिलेगा, व्हाइट फास्फोरस मिलेगा। जो फास्फोरस प्राप्त होता है उसे सफेद या पीला फास्फोरस कहते हैं। भाप है, भाप को बहुत तेजी के साथ ठंडा करना है, तब आपको सफेद फास्फोरस मिलेगा। आया समझ में? अब यहाँ पर देखिए क्या है, रेड फास्फोरस। सामान्य ताप पर यानी कमरे के तापमान पर आपको जो फास्फोरस मिलेगा, और स्टेबल फास्फोरस जो मिलेगा वो क्या होगा भाई, रेड फास्फोरस होगा, यानी रेड कलर का ये होगा। सामान्य ताप पर सबसे अस्थायी रूप लाल फास्फोरस कहलाता है। अच्छा, यही 2 फास्फोरस जो है, यही आपके एग्जाम में है। इन दोनों के बीच अंतर पूछा जाता है कि इन दोनों के बीच अंतर क्या है, ये पूछा जाता है। अच्छा, आइए पढ़ लेते हैं ब्लैक फास्फोरस के बारे में। ब्लैक फास्फोरस जो होता है वो व्हाइट फास्फोरस और रेड फास्फोरस दोनों से बनाया जा सकता है। दोनों को गर्म करके क्या बनाया जा सकता है, आपके पास रेड फास्फोरस है, ब्लैक फास्फोरस बना सकते हो गर्म करके, आपके पास व्हाइट फास्फोरस है, गर्म करके उसको बना सकते हो। आया समझ में? व्हाइट फास्फोरस और रेड फास्फोरस दोनों को गर्म करके आप ब्लैक फास्फोरस में कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन इसको हमें पढ़ना नहीं है। हमें 3 इसके अपरूप पता होना चाहिए, 3 इसके एलोट्रॉप्स पता होना चाहिए। आइए देखते हैं डिफरेंस बिटवीन व्हाइट फास्फोरस एंड रेड फास्फोरस। बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, व्हाइट फास्फोरस और रेड फास्फोरस के बीच में क्या अंतर है। देखिए ऊपर क्या लिखा हुआ है, श्वेत फास्फोरस तथा पीले फास्फोरस के गुणों में अंतर। ये हम यहाँ पर देखते हैं, बहुत एक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। एक तरफ मैंने लिख दिया गया व्हाइट फास्फोरस यानी श्वेत फास्फोरस,
और एक तरफ लिख दिया मैंने रेड फास्फोरस यानी लाल फास्फोरस। यही आपके दो जो है आपके कोर्स में यही है, ब्लैक फास्फोरस नहीं है और इम्पोर्टेंट भी नहीं हो। फिर एक चीज देखो, एक एक करके पढ़ते हैं। ये क्या होता है? पारभासी। क्या होता है? पारभासी श्वेत मोमी ठोस है। पारभासी का मतलब समझते हो? देखिए, आपने एक पढ़ा होगा ट्रांसपेरेंट। क्या पढ़ा है? कि आप किसी चीज से देखें आर पार आपको दिखाई दे, ठीक है। और एक आप पढ़े हैं कि वो चीज जो जिससे आप देखें एकदम बिल्कुल ना दिखाई दे, और एक चीज वो जिससे आप आर पार देखें बहुत धुंधला दिखाई दे। तो वो चीज ये जिसमें जो है जो तीसरा चीज जो आपको आर पार जो दिखाई देता है लेकिन बहुत धुंधला दिखाई देता है, उसी को बोलते हैं पारभासी। जैसे आपने जो है कागज पे एक्सपेरिमेंट किया होगा कि कागज पे, सफेद कागज पे आपने आयल की बूंदों को क्या कर दिया था? गिराया था। तो वो जो कागज है क्या हो गया था? पारभासी हो गया था, धुंधला धुंधला दिखाई देने लगा था। तो ये पारभासी होता है। और मोम की तरह ये ठोस होता है। मोम आप जानते हो बहुत ज़्यादा क्या होता है? बहुत ज़्यादा ठोस नहीं होता, बहुत ज़्यादा कि उसको हथौड़े से तोड़ो तो ऐसे नहीं, आप हाथ से उसको तोड़ सकते हो। तो मोम की तरह ये क्या होता है? ठोस होता है। ये पहला इसका गुण है। अच्छा, इसमें देखें, ये जो है बहुत ही ज़्यादा क्या होते हैं? कठोर होते हैं। आप इसको आसानी से हाथ से नहीं तोड़ सकते। ये कठोर होते हैं और साथ ही साथ क्रिस्टल फॉर्म में होते हैं, दानेदार होते हैं। आया समझ में? ये पहला अंतर हो गया। ये गंध, इसकी गंध जो है, इसकी गंध लहसुन के समान होती है। लहसुन आपने जाना, आप समझते हैं गार्लिक किसे कहते हैं? लहसुन के जैसे इसकी क्या होती है? स्मेल होती है। और ये इसकी कोई स्मेल ही नहीं होती। ये गंधहीन होते हैं, ऑर्डरलेस होते हैं, इनका कोई ऑर्डर ही नहीं होता। यह विषैला होता है। अगर आप ये पहली बात तो ये लहसुन की तरह महकता है, और दूसरी बात ये क्या है? विषैला है। अगर आप इसे सूंघते रहें तो आपकी डेथ भी हो सकती है, ठीक है। और ये देखिए विषैला नहीं होता, ना तो महकता है ना ही विषैला। ये महकता भी है और विषैला भी है। और दूसरी बात, यह अधिक क्रियाशील होता है। व्हाइट फास्फोरस की बात करें, ये अधिक क्रियाशील, यानी ये बहुत, इसकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। इसकी रिएक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा होती है। ये इसकी रिएक्शन, अगर आपको फास्फोरस से अगर आपको जो है फास्फोरस से किसी से रिएक्शन कराना है तो कौन सा फास्फोरस लेंगे? रेड फास्फोरस या व्हाइट फास्फोरस? यस, व्हाइट फास्फोरस आप लेंगे। व्हाइट फास्फोरस जो है वो आसानी से रिएक्शन कर लेगा और आपको जो है बहुत ज़्यादा किसी टेम्परेचर वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये अधिक क्या होता है? क्रियाशील होता है, यानी इसकी रिएक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा होती है। और ये देखिए इसकी क्रियाशीलता बहुत कम होती है। अच्छा, इसका आप उल्टा कह सकते हो, अगर ये क्रियाशील है यानी इसकी रिएक्टिविटी हाई है तो ये क्या स्टेबल होंगे? नहीं, ये स्टेबल नहीं होते। इसीलिए क्या होते हैं? क्रियाशील होते हैं। जो स्टेबल मतलब स्थिर जिसे आपको बोलते हैं, अस्थाई जिसे आप बोलते हैं, ये अस्थाई नहीं होते, ये अस्थाई होते हैं। मैंने वो पॉइंट नहीं लिखा है, तो एक पॉइंट ये भी आप जोड़ सकते हैं कि अगर ये अधिक क्रियाशील है तो अस्थाई होगा, यानी अस्थाई नहीं होगा। और ये देखिए इस क्रियाशीलता इसकी बहुत कम होती है, इसलिए ये इन दोनों में सबसे ज़्यादा अस्थाई कौन होगा? रेड फास्फोरस। आया समझ में? P4 अणु जो फास्फोरस है वो P के रूप में नहीं होता। आप एक चीज ध्यान दीजिएगा कि फास्फोरस कभी आपको P के रूप में नहीं मिलेगा, वो हमेशा आपको P के रूप में मिलेगा। तो वही कह रहे हैं कि जो P, अच्छा ये क्या है? फास्फोरस एटम, और ये क्या है? फास्फोरस मॉलिक्यूल। आप जानते हो एटम अकेला होता है, मॉलिक्यूल उसके अंदर, ठीक है, बहुत सारे एटम होते हैं। तो फास्फोरस अणु वांडरवाल बलों के द्वारा जुड़े होते हैं। वांडरवाल फोर्स हमने आपको पढ़ाया कि वांडरवाल फोर्स क्या होता है? बहुत ही वीक फोर्स होता है, बहुत ही कमजोर फोर्स होता है। दो अणुओं के बीच जो है कौन सा फोर्स लगता है? वांडरवाल फोर्स, बहुत ही कमजोर फोर्स होता है। तो यही P4 अणु, जैसे आपके पास P4 है, दूसरा P4 है, इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा और वो बहुत वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। कौन सा? वांडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसको आप क्या बोलते हो? वांडरवाल बल। जिसे अगर हिंदी में पढ़ोगे तो क्या आएगा? वांडरवाल बल। वांडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा जुड़े होते हैं।
और यहाँ पर देखिए कौन सा फोर्स लगता है। हमने आपको बताया था कि कोवलेंट बॉन्ड या कोवलेंट फोर्स क्या होता है। तो कोवलेंट फोर्स काफी ज्यादा क्या होता है, मजबूत फोर्स होता है, काफी ज्यादा स्ट्रांग फोर्स होता है और बहुत ज्यादा एक दूसरे को क्या करता है, पास पास रखता है। तो ये P4 जो रेड फास्फोरस के P4 अणु हैं, इनके बीच जो आपकी बात जो बल लगेगा, फिर आपकी बात जो फोर्स लगेगा, वो वांडरवाल फोर्स ना कहेगा ना होकर क्या होगा, सहसंयोजी, से आप इंग्लिश में बोलेंगे कोवलेंट फोर्स। क्या बोलेंगे, सहसंयोजी या कोवलेंट बॉन्ड के द्वारा ये जुड़े होते हैं। ये किसके द्वारा जुड़े होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड। ये देखिए किसके द्वारा जुड़े होते हैं, वांडरवाल बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं या वांडरवाल फोर्स के। बंधु मतलब बॉन्ड्स, ठीक है। अच्छा अच्छा देखिए, जब ये कोवलेंट बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होगा, जाहिर सी बात है इनके बीच जो है काफी मजबूत जो है फोर्स है। अब इनको तोड़ने के लिए काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी आपको, तो इनकी रिएक्शन इसलिए बहुत कम होती है, इसलिए ये क्या होते हैं, अस्थायी या स्टेबल होते हैं। यह क्लोरीन में आसानी से क्या हो जाता है, जलकर PCl3 तथा PCl5 बना देता है। अगर आप फास्फोरस की रिएक्शन क्लोरीन से कराते हैं तो ये इसे रिएक्शन करके क्या बनाता है, PCl3 या PCl5 बनाता है। लेकिन अगर आपके पास व्हाइट फास्फोरस है तो व्हाइट फास्फोरस की अगर आप क्लोरीन से रिएक्शन करा रहे हो तो बहुत आसानी से रिएक्शन हो जाएगी। मैंने आपसे अभी भी थोड़ी देर पहले कहा कि अगर आपको फास्फोरस की किसी के साथ रिएक्शन करानी है तो किस टाइप का फास्फोरस लेंगे, व्हाइट फास्फोरस या रेड फास्फोरस। रेड फास्फोरस, क्योंकि इसकी रिएक्शन जो है, इसकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है। तो वही यहाँ पर देखिए इस पॉइंट में लिखा है कि यह क्लोरीन में आसानी से क्या हो जाता है, जलकर PCl3 तथा PCl5 बना लेता है। क्लोरीन में आसानी में जल का मतलब ये बात होती है, जलने का मतलब ये है कि ये इससे रिएक्शन कर रहा है। आया समझ में। हमने मैग्नीशियम को जलाया था तो क्या बन गया था, वो उसे रिएक्शन कर लिया था ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या बना दिया था, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये व्हाइट कलर का चूर्ण नीचे गिर गया था। आया समझ में। तो वैसे ही कहा गया है कि जब आप इस फास्फोरस की रिएक्शन क्लोरीन के साथ कराएंगे तो ये आसानी से PCl3 PCl5 बना लेगा। लेकिन अगर आपके पास रेड फास्फोरस है और आप चाह रहे हैं कि क्लोरीन से रिएक्शन करा लें, क्लोरीन के साथ जलाकर इसको क्या करें, कोई रिएक्शन PCl3 PCl5 बना लें, तो ये आसानी से नहीं होने वाला। इसको बहुत ज्यादा गर्म करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा गर्म करने के बाद ही ये ऐसी रिएक्शन हो पाएगी। ऐसा मैं नहीं कहता कि नहीं होगी, लेकिन बहुत ज्यादा आपको टेम्परेचर देना पड़ेगा। आखिरी जो लास्ट पॉइंट है, बहुत सारे अंतर हैं, इनमें जो इंपॉर्टेंट थे मैंने लिखवा दिए। CH2 जैसे वाटर होता है, वैसे जैसे वाटर एक सॉल्वेंट होता है। सॉल्वेंट मतलब समझते हो, वो चीज जो जिसमें किसी दूसरी चीज को घोला जा सके, सॉल्वेंट कहलाता है। जिसे आप हिंदी में क्या पढ़ रहे हो, विलायक, ठीक है। तो जैसे वाटर एक विलायक है, उसमें कोई चीज लाते हो आप मिला देते हो, तो वैसे कार्बन डाइसल्फाइड जो CH2 यहाँ पे लिखा है, CH2 कार्बन डाइसल्फाइड, ये भी लिक्विड होता है। इसमें भी बहुत सारी चीजें विलय होती हैं, बहुत सारी चीजें अविलय होती हैं। वाटर में भी बहुत सारी चीजें विलय होती हैं, बहुत सारी चीजें अविलय होती हैं। तो हम बात कर रहे हैं कि कार्बन डाइसल्फाइड में जो है व्हाइट फास्फोरस क्या होता है, विलय होता है, और जो आपके पास रेड फास्फोरस है वो क्या है, अविलय है। यानी अगर आपके पास रेड फास्फोरस और व्हाइट फास्फोरस का मिक्सचर मिल जाए, यानी दोनों मिक्स हो जाएं और दोनों को क्या करना हो, अलग करना हो, तो आप किसका यूज कर सकते हो, कार्बन डाइसल्फाइड का। दोनों मिक्सचर को आप इस कार्बन डाइसल्फाइड में मिलाओगे तो क्या होगा, ये वाला तो घुल जाएगा और ये नहीं घुलेगा, ये नीचे बैठ जाएगा, नीचे जाकर बैठ जाएगा। आप क्या कर सकते हो, छान सकते हो आराम से, आपको क्या मिल जाएगा, रेड फास्फोरस अलग, व्हाइट फास्फोरस अलग मिल जाएगा। आया समझ में। ये है अंतर, आप इसे लिख लें। अब देखिए अगला जो पॉइंट आपका है वो क्या है, फास्फोरस के ऑक्सी अम्ल। फास्फोरस जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके कुछ अपना जो है एसिड बनाते हैं, कुछ अपना अम्ल बनाते हैं। किस टाइप का एसिड बनाते हैं ये हम देखेंगे। फास्फोरस के ऑक्सी अम्ल, फास्फोरस के विभिन्न ऑक्सी अम्ल होते हैं जिसमें कुछ निम्नलिखित हैं। यहाँ पर मैंने लिखा है एक फार्मूला है H3PO2। भाई जो 11th में पढ़े हैं उनके लिए तो बहुत आसान है, ये सारे पढ़े हुए हैं। H3PO2, H3PO3, H3PO4, और यहाँ पर क्या लिखा है, देखिए ये क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में सिर्फ क्या बढ़ रहा है, ऑक्सीजन बढ़ रहा है। यहाँ पर सिर्फ
यहाँ पर फिर हाइड्रोजन भी बढ़ रहा है, फास्फोरस भी बढ़ रहा है, ऑक्सीजन भी बढ़ रहा है। तो H3PO2 का नाम क्या है, H3PO3 का नाम क्या है और H3PO2 का नाम क्या है, H4P2O5 का नाम क्या है। ये सारे के सारे क्या है, एसिड है। सारे के सारे एसिड में क्या है, ऑक्सीजन है। आया समझ में? इनका नाम क्या होगा भाई? ये मैंने आपको बताया था, यहाँ पर ऑक्सीजन कम, और कम का मतलब क्या होता है, हाइपो, और ज्यादा का मतलब हाइपर। ठीक है, तो ये क्या होगा, हाइपो फास्फोरस एसिड। और एक नाम और लिखाया था, मैं यहाँ पर नहीं लिखाऊंगा, जिसको याद हो याद कर ले, हाइपोफास्फोरस एसिड। इसका वैलेंस फैक्टर क्या होगा भाई? वैलेंस फैक्टर अगर मैं पूछूं F, तो क्या होगा इसका वैलेंस फैक्टर? 1। अच्छा, इसका बताइए कितना होगा? ये नाम क्या होगा इसका? हाइपोफास्फोरस एसिड। इसका क्या नाम है? फास्फोरस एसिड। क्या नाम है? और इसी का नाम एक और है, आर्थोफास्फोरस एसिड। ठीक है, आर्थोफास्फोरस एसिड, फास्फोरस एसिड, आर्थोफास्फोरस एसिड। एक नाम और है फास्फोरस एसिड या फास्फोनिक एसिड, जरूरी नहीं है। और इसका वैलेंस फैक्टर कितना होता है भाई? 2। अच्छा, इसका कितना होगा? इसका नाम क्या होगा? है H3PO4, फास्फोरिक एसिड। क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट, फास्फोरिक एसिड। इसका वैलेंस फैक्टर कितना होता है? 3। सारी चीजें वैलेंस फैक्टर आप रट लीजिए, जो 11th में पढ़े हैं उसको मैं एक्सप्लेन भी कर चुका हूँ ये सारी चीजें। और ये क्या है आपके पास? पाइरोफास्फोरस एसिड। क्या है? नहीं याद होता है तो आप इसे देखेंगे कि पाइरोफास्फोरस एसिड में क्या है, ऑक्सीजन 5 है, P से 5 और P से पाइरो। और इसका वैलेंस फैक्टर कितना होता है? ठीक है बेटा, तो ये सारी चीजें जो है आप क्या करें, इसको रट लें और इसको नोट कर लें, इसको रट लें। फिर आगे जो है वो अगले लेक्चर में हम इसका एक कंपाउंड है उसी को हम पढ़ेंगे, फास्फीन। फास्फीन को बनाने का तरीका पढ़ेंगे, इसको लैब में कैसे बनाते हैं और इसके क्या रिएक्शन है, केमिकल और इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं, सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। उम्मीद है आप पढ़ते होंगे और आपको याद भी होता होगा, समझ में भी आता होगा। अगर समझ में आता है तो आप लोग कमेंट करते रहें। अच्छा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, शेयर करें और लाइक कमेंट भी करें।